अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को इंडिया ने ब्रिटिश राज से आजादी हासिल की। ये तो आप सभी जानते हैं। आज हम जानेंगे कि कैसे ब्रिटिश राज ने यहाँ पे कब्जा हासिल किया और वो कंपनी आखिर क्या बला थी जिसने पूरे बर्रे सगीर पे कब्जा कर लिया। एक कंपनी ने, जी हाँ, एक कंपनी ने। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि ये कंपनी आखिर क्या थी, ये कैसे बनी, इसके पास कौन सी पावर्स थी। to wage war and also resolve peace. आज के दौर में अमेज़न और एप्पल जैसी कंपनियां दुनिया पे राज कर रही हैं, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी इनसे कहीं बड़ी और कहीं ताकतवर थी। 31 दिसंबर की आखिरी रात थी, 1600 की दहाई थी कि एक कंपनी रॉयल चार्टर के जरिए वजूद में आई। दोस्तों, रॉयल चार्टर उस दस्तावेज को कहते हैं जो डायरेक्ट किसी काम के लिए राजा की तरफ से दिया जाता है। इस कंपनी का काम इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जरिए इंडिया, चाइना, पर्शिया और इंडोनेशिया से इंग्लैंड सरकार को फायदा पहुंचाना था, जो इस कंपनी ने तकरीबन 200 साल से ज्यादा तक किया भी। इस कंपनी ने इंग्लैंड को सस्ती चाय, मसाले और कॉटन वगैरह फराहम किए और वो लोग जिन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट की थी उनको 30% तक का भारी मुनाफा भी दिया। बिटवीन मोनोपोली एंड फ्री ट्रेड की राइटर एमिली एरिक्सन लिखती हैं कि अपने उरूज के दिनों में ये कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी थी। इस कंपनी के एम्प्लॉयज की तादाद बहुत सी कौमों से भी ज्यादा थी, जी हाँ, और इंडिया के बेशतर हिस्सों पे इस कंपनी का बेताज राज था, क्योंकि ये कंपनी बहुत सारी रियासतों पे कब्जा कर चुकी थी। उन रियासतों पे, उस इंडिया पे जो उस वक्त बेहतरीन इकोनॉमी तस्वर किया जाता था। मगर 18वीं सदी में जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर इस कंपनी की पकड़ कमजोर होने लगी तो इन्होंने एक रियासत बनाना शुरू कर दी और इनकी फौज में तकरीबन 2,60,000 सिपाही थे, जो कि उस वक्त की ब्रिटिश फौज से भी दुगना तादाद थी। और इतनी बड़ी फौज काफी थी बाकी लोगों को डराने और इंडिया के राजाओं को जंगों में हराने के लिए और उनकी रियासतों पर नाजायज कब्जा करने के लिए। तो इन्होंने ऐसा ही किया। अब उस वक्त के राजाओं के पास दो ही ऑप्शन थे, या तो इनसे जंग करें या अपनी आवाम पे इनके भारी टैक्सेस मुसल्लत कर दें। ईस्ट इंडिया कंपनी के बगैर बरतानिया कभी भी भारत पे अपना राज कायम नहीं कर सकता था। अब सही हो या गलत, लेकिन बाद में यही कंपनी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस और ग्लोबल इकोनॉमी का सबब बनी। अब जानते हैं आखिर ये कंपनी बनी कैसे। दोस्तों, 16वीं सदी की आखिरी रात को क्वीन एलिजाबेथ वन ने इंग्लैंड के कुछ ताजरों को एक रॉयल चार्टर के जरिए बहुत से इख्तियारात से नवाजा और ईस्ट इंडीज को कैप हॉर्न ऑफ अमेरिका तक बढ़ा दिया गया। मजे की बात यह है कि इतने बड़े इलाके पर ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी और कोई भी कंपनी इस इलाके में बगैर ईस्ट इंडिया कंपनी के तिजारत नहीं कर सकती थी, क्योंकि यही रॉयल चार्टर का हिस्सा था। मगर इंटरनेशनली फिर भी इसका मुकाबला स्पेनिश, पुर्तगीज और डच ईस्ट इंडिया कंपनी से था, जो 1602 में बनी थी। बरतानिया को भी दूसरे यूरोपीय मगरबी ममालिक की तरह ईस्टर्न मसालों, ज्वेलरी और टेक्सटाइल में गहरी दिलचस्पी रही थी, मगर लंबे समुद्री सफर की वजह से इनको भी पायरेट्स और स्कर्वी जैसी बीमारियों से लड़ना मुश्किल हो रहा था। जिस पर एमिली एरिक्सन लिखती हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने वाले लोगों की शरह अमवात हैरान कुन तौर पर 30% थी, लेकिन चार्टर की वजह से इनको हर तरह की हिफाजत देना ब्रिटिश राज की जिम्मेदारी थी। आज के दौर की बड़ी बड़ी कंपनियों से भी जो ना टूट सके, ऐसे कई रिकॉर्ड ईस्ट इंडिया कंपनी आज भी अपने नाम रखती है और कई कामों की ये ट्रेंड सेटर भी है। जैसे कि आज तक कि ये सबसे बड़ी जॉइंट स्टॉक कंपनी थी, जिसका मतलब है कि ये कंपनी अपने मामलात को चलाने के लिए अपने शेयर्स पब्लिक में बेचती थी और उनको मुनाफा देती थी। इसको चलाने के लिए एक प्रेसिडेंट भी होता था
और बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स भी होते थे। आज की बोर्ड मीटिंग्स के बरक्स इस कंपनी की बोर्ड मीटिंग्स इंतहाई गैर मुहज़्ज़ब तरीके से होती थीं और स्टॉक होल्डर्स एक दूसरे पर चीखते और एक दूसरे को गालियां तक देते नजर आते थे। एरिक्सन कहती हैं कि शुरू के दिनों में इस कंपनी को चलाने के लिए इस कंपनी के पास बहुत से माली वसाइल नहीं थे, क्योंकि इनको मजदूरों को जो कि इंतहाई मुश्किल काम के लिए ज्यादा पैसे डिमांड करते थे, इस कंपनी के पास उनको देने के लिए पैसे नहीं थे। इसलिए इन्होंने एक दूसरा रास्ता इख्तियार किया। इन्होंने अपने वर्कर्स को ये ऑफर की कि आप हमारे साथ अपना माल भी तिजारत कर सकते हैं। अब क्योंकि इनके पास रॉयल चार्टर मौजूद था, इनके अपने कवानीन थे, कोई इनको पूछने वाला नहीं था। ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले बरतानिया के लोग ऊन से बने ऐसे कपड़े पहनते थे जिनका मकसद था कि ये कपड़े ज्यादा अरसे चले, क्योंकि कपड़े की हमेशा से उनको किल्लत रही थी। और कपड़ों से फैशन ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता था, क्योंकि कपड़े बहुत महंगे थे। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद जब इस कंपनी ने इंडिया से कपड़ों को इंग्लैंड पहुंचाया तो वहां के लोगों के तो मजे ही हो गए। उन्होंने कपड़ों को, इतने नफीस कपड़ों को पहनना तो दूर, देखा भी नहीं था। हिस्टोरियंस कहते हैं कि यहीं से इंग्लैंड में कंज्यूमर कल्चर की शुरुआत हुई थी। What caused the American Revolution? Like many disputes, this one began over two things: money and respect. It all started in the 1760s when the British government needed to pay for the French and Indian Wars and turned to the colonies for cash. The first thing they did was require the colonists to buy heavily taxed British goods like sugar. अब हम आपको बताते हैं कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी आखिर हिंदुस्तान में कैसे आई। जब ईस्ट इंडिया कंपनी और यूरोप के दूसरे ताजिर इस खित्ते में आए तो इनको यहाँ के राजाओं महाराजाओं की सपोर्ट की बहुत जरूरत थी, जिनमें सरे फहरिस्त मुगल एम्पायर था जो तकरीबन पूरे भारत पर फैला हुआ था। यूं तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी, लेकिन रॉयल चार्टर और उनके पास ट्रेंड फौज होने की वजह से उनको बहुत आसानी से सियासी असर रसूख मिलने लगा। यहाँ के कुछ लालची राजाओं ने तो इनसे रिश्वत ली और कुछ ने अपने पड़ोसी राजाओं के खिलाफ जंग के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के फौजियों का इस्तेमाल किया। एक दूसरे से लड़ने के लिए जब तीसरे का फायदा लिया जाएगा, तीसरा भी फायदा लेगा, और ऐसा ही हुआ। मुगल दौर का जब जवाल शुरू हुआ तो उन्होंने अंदरूनी मसाइल पर नजर डाली और बैरूनी और साहिली पट्टी को ईस्ट इंडिया कंपनी के हवाले कर दिया। और इस कंपनी ने बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में बेहतरीन फौजी चौकियां बनाई जो कि किला नुमा थी। और जब मुगल एम्पायर का खात्मा हुआ तो इस कंपनी ने 18वीं सदी में भारत के लोकल ताजरों को अपने साथ मिलाना शुरू कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता भारत के बड़े हिस्से पे कब्जा कर लिया। द ईस्ट इंडिया कंपनी, द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन के ऑथर तीर्थंकर रॉय कहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के बहुत सारी रियासत पे कब्जा तो कर लिया, लेकिन मसला ये था कि एक कंपनी किस कानून के तहत राज कर सकती है, क्योंकि कंपनी कोई रियासत नहीं होती और अगर वो क्राउन के नाम पे राज करते तो उनको रानी की इजाजत की जरूरत थी, जो कि इस वक्त तक उनके पास नहीं थी। अब मसला यही था कि राज किसके नाम पे हो और कवानीन कौन बनाएगा। ज्यादातर हिस्टोरियंस का मानना है कि लंदन के ऑफिसर्स जो इस कंपनी के थे वो अपने आप को इन कामों से दूर ही रखते थे और जो लोकल अफसरान भारत में होते थे वो ही कानून बनाते और अपनी मर्जी से सजाएं मुतय्यन करते। रॉय कहते हैं कि जब तक तिजारत अच्छी चलती रही और बरतानिया को बेहतरीन मुनाफा पहुंचता रहा तो बरतानिया में मौजूद इस कंपनी के ऑफिसर्स को कोई मसला नहीं था और एक दूसरे से राब्ता करना भी उस वक्त में कोई आसान काम नहीं था। एक खत को भी लंदन से भारत पहुंचने में 3 महीने का अरसा लगता था, इसलिए उन्होंने ये सारी जिम्मेदारी लोकल्स पे डाल दी और यहाँ पे मौजूद अफसरान अपनी मर्जी के कानून बनाते रहे। On the cold winter night of December 16, 1773, a band of American colonists approached 3 British ships in Boston Harbor.
Boston, the colonists demanded the tea ships return to Britain. The British refused, so the colonists took matters into their own hands. अब हम आपको बताते हैं कि एक ताजिर कंपनी से सल्तनत तक का सफर कैसे हुआ। इस पूरे सफर में सबसे अहम मोड़ जब आया जब ब्रिटिश और नवाब ऑफ बंगाल के दरमियान 1757 में प्लेसी की जंग हुई, जिसमें अंग्रेज फौज का सामना 50,000 भारतीय फौजियों से था। लेकिन अंग्रेज ने बहुत ही चालाक साजिश की और उन्होंने भारतीय मुनाफाखोर बैंकरों से एक डील की, जिसकी वजह से ज्यादातर सिपाहियों ने नवाब की फौज में जाने से ही इनकार कर दिया। नतीजतन नवाब हार गए और ईस्ट इंडिया कंपनी ये जंग जीत गई। इस जंग के बाद तो जैसे कंपनी की चांदी ही हो गई, क्योंकि बंगाल उस वक्त भारत का सबसे तरक्की याफ्ता सूबा था, तो ब्रिटिश ने इस सूबे पे सबसे ज्यादा टैक्सेस लगा दिए और नवाब का सारा खजाना लूटकर इंग्लैंड भेज दिया गया। एरिक्सन कहती हैं कि इसके बाद इस कंपनी ने अपनी तवज्जो तिजारत से हटाकर अवाम पर टैक्स लगाकर भारी मुनाफा उठाने में सर्फ कर दी और इसके बाद ही ये कंपनी सबसे ज्यादा करप्ट इदारा बन गई। 1784 में ब्रिटिश में एक करारदाद पेश की गई, जिसको प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट ने पेश किया और उस दिन इंडियन एक्ट पास किया गया, जिसमें यह बताया गया कि किस तरह ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए भारत पे कब्जा किए हुए टुकड़े पर राज कर सकती है। रॉय का कहना है कि इस एक्ट के पास होने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का राज तकरीबन खत्म हो गया, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अब सारे इख्तियारात अपने कंट्रोल में ले लिए थे। दोस्तों, जिस वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी का जवाल आया और ये खत्म हुई, वो चाइना में ओपियम वॉर थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की तबाहियां सिर्फ हिंदुस्तान तक ही महदूद ना रही, बल्कि इसके बहुत से काले करतूतों में एक ये भी था कि इसने चाइना में ओपियम की स्मगलिंग शुरू कर दी थी, जिसके बदले वो चाइना से सस्ती पत्ती लेते थे। अब चाइनीज पत्ती सिर्फ चांदी के बदले तिजारत किया करते थे, जो कि इंग्लैंड से लेके आना एक मुश्किल काम था। इसलिए इस कंपनी ने लोकल स्मगलर्स की मदद ली और चाइना में ओपियम स्मगल करना शुरू कर दी। हालांकि चाइना में ओपियम बैन थी, लेकिन इस कंपनी ने स्मगलर्स की मदद से बहुत फायदा उठाया। जब चाइना की पत्ती इंग्लैंड पहुंची तो वहां के इन्वेस्टर्स ने तो खूब फायदा उठाया, लेकिन कितने ही नौजवान जो चाइना के इस ओपियम की भेंट चढ़े, उनको पूछने वाला कोई नहीं था। A tea act which gave their own tea merchants a big advantage in the colonial marketplace. We all know how that ended. On December 16, 1773, the colonists dumped 90,000 pounds of tea into Boston Harbor. The British were not happy, pushing back with laws designed to show just who was boss. The colonists hated these, calling them the Intolerable Acts. One, the Quartering Act, forced colonists to give British soldiers food and bedding. The British figured that they were going to make a statement. We are the people who run this place, not you. The Quartering Act, the other Intolerable Acts, were really a test of strength to see who was stronger, who's going to govern in America. The British said it's us, and the Americans increasingly said, no, it's not. The Intolerable Acts actually helped to spark something of an American us at a really critical early point of what comes to be the American Revolution. On April 19, 1775, us versus them became reality as the American Revolution began with a shot heard round the world at Lexington Common. जब चाइना ने ओपियम की तिजारत के खिलाफ क्रैकडाउन किया और मशहूर ज़माना किंग डायनेस्टी ने 1840 में बरतानिया के खिलाफ एक जंग की। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बरतानिया ने अपने जहाज और फौज भेजी, जिसके नतीजे में चाइना को शिकस्त हुई और उनको हांगकांग बरतानिया के हवाले करना पड़ा। इस जंग में चाइना को शिकस्त तो हुई, लेकिन इस जंग के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का वो काला चेहरा दुनिया के सामने वाज़ेह हो गया। 19वीं सदी के बीच ब्रिटिश पार्लियामेंट में ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को चैलेंज कर दिया गया और एडम स्मिथ के नारे फ्री मार्केट ने इसमें तेल का काम किया। एरिक्सन का मानना है कि 1847 में ईस्ट इंडिया कंपनी इसलिए खत्म नहीं हुई थी कि इसमें बेइंतहा जुल्म हुआ, बेइंतहा करप्शन हुई, बल्कि इसलिए हुई थी कि बरतानिया के ताजरों
और सियासतदानों को ये बात समझ आ गई थी कि किसी पे जुल्म और किसी पे कब्जा करके तिजारत करने के बजाय हम इस चीज से ज्यादा फायदा ले सकते हैं कि हम बराबरी की बुनियादों पर तिजारत करें। आज ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म हुए तकरीबन 100 साल से ज्यादा का अरसा हो गया है, लेकिन आज भी इंटरनेशनली बहुत सारे उसूल वही हैं जो इसी कंपनी ने बनाए थे और आज की कंपनीज भी उनको ही फॉलो कर रही हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो जुल्म इस खित्ते पर किए उसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती, लेकिन तारीख हमें हमेशा कुछ सिखाती है। हमें तारीख से सीखना चाहिए, वरना फिर से कोई ऐसी ही कंपनी आकर हम पे मुसल्लत हो जाएगी और हमें फिर सालों की गुलामी झेलना होगी। सीखिए। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नई वीडियो में, एक नई बैठक में, एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।